बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और हफ्ते के पहले दिन आपको दुआ देता हूँ सबको कि आपका ये हफ़्ता, ये दिन कामयाबियों और खुशियों से भरा हुआ साबित हो। अच्छा, पूरी दुनिया में रोज़ाना जो दिन होता है वो किसी न किसी एक ख़ास मकसद या एक ख़ास मौजू के साथ मंसूब किया जाता है, किया होता है। कभी किसी हवाले से दिन मनाया जा रहा होता है, कभी किसी हवाले से दिन मनाया जा रहा होता है। और ये जो जितने भी ख़ास दिन होते हैं ना, इनको मनाने का मकसद सिर्फ़ ये होता है कि किसी ख़ास हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पे आवाम में आगाही दी जाए, किसी तरह उन्हें अवेयरनेस दी जाए और किसी ऐसे सब्जेक्ट पे बात की जाए कि जिससे किसी किसी का फ़ायदा हो सके। अच्छा, आपको पता है हीरो किसे कहते हैं? हीरो वो होता है कि जो अपनी हिम्मत से ज़्यादा काम करके दिखा दे। हीरो वो होता है जो आम लोगों जैसा एक इंसान हो, मगर वो आम लोगों से ज़्यादा कारआमद हो। लोग उसे पसंद करते हैं और उस जैसा बनना चाहते हैं, है ना? वो होते हैं हीरोज़। मेरी नज़र में हीरोज़ कुछ और हैं। मेरी नज़र में हीरोज़ वो हैं जो आम लोगों जैसा काम कर रहे हों और उनके पास चैलेंजेस आम लोगों से ज़्यादा हों। आज 3 दिसंबर है। आज पूरी दुनिया में माज़ूर अफ़राद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये जो माज़ूर का जो लफ्ज़ है ना, ये बेसिकली उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज है। एक तो जिस माज़ूरी में वो मुब्तला हैं वो, और दूसरा ये लफ्ज़ जब लोगों की ज़ुबानों पे उनके हवाले से आता है तब। तो वो इस माज़ूरी के साथ, क्योंकि एक तो ऑलरेडी चैलेंजेस ज़्यादा है ना, ऊपर से हमारे रवैयों ने चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ा दिए। पूरी दुनिया में जहाँ 7.25 अरब के करीब लोग मौजूद हैं, उसमें कोई 65 करोड़ के करीब अफराद किसी न किसी माज़ूरी का शिकार है। और पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 से 2.25% आबादी जो है वो माज़ूर अफराद की हमें मौजूदगी का एहसास दिलाती है। मगर बाहर के ममालिक में जितने भी मुहज़्ज़ब मुआशरे हैं वहाँ पे और हमारे यहाँ कुछ थोड़े से मामलात अलग अलग हैं। आज हम जब उस बारे में ज़िक्र करेंगे ना, तो हमें दुख होगा और हमें अफसोस भी होगा हमारे अपने रवैयों पे और जितने भी हुकूमती इदारे हैं उनकी जानिब से, कि उन्होंने ख़ास तौर पे जो ये कम्युनिटी है, जो ये लोगों इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, इनके लिए कुछ नहीं किया है। अगर आपके घर में एक फ़र्द किसी माज़ूरी का शिकार होगा तो आप उसकी ज़्यादा केयर करेंगे, उसका ज़्यादा ख्याल करेंगे और उन्हें एक स्पेशल पर्सन आप कहते हैं ना, तो स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे उन्हें। आप उन्हें एहसास दिलाएंगे कि वो स्पेशल है। मगर हमारे यहाँ सिर्फ नाम की हद तक स्पेशल है, हमारी तरफ से कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। आज मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं इस ख़ास दिन में। मेरे साथ जो पहली मेहमान है वो है मिस सलमा बहादुर, जो कि हैं उम्मीद का वेलफेयर ट्रस्ट से इनका ताल्लुक़ है। माज़ूर अफराद के लिए एक तालीमी इदारा है, पिछले 26 साल से काम कर रही हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमारे दूसरे मेहमान जो कि जो हमारी जो कौमी डिसेबल क्रिकेट टीम है, उसके
ओपनर बैट्समैन हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आरिफ रिचर्ड साहब। हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? ठीक हैं आप? फर्स्ट क्लास। आप अपने से? ग्रेट। एक वक्फे की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, वक्फे से वापस आते हैं तो इस हवाले से बात करेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और आज है इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सनस। हमारे साथ मौजूद हैं मिस सलमा बहादुर साहिबा और हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ रिचर्ड। एक हमारे पास रिपोर्ट है आज के दिन के हवाले से, आइए चल के वो देखते हैं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माजूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में माजूर अफराद को दरपेश मसाइल उजागर करना और माशरे में इन अफराद की अफादियत पर जोर डालना है। इस दिन की मुनासिबत से दुनिया भर में सरकारी और नीम सरकारी तंजीमों के जेर एहतमाम सेमिनार्स और वर्कशॉप्स का एहतमाम किया जाता है। माजूरों का आलमी दिन अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में 14 अक्टूबर 1992 को मंजूर होने वाली करारदाद के तहत हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन को आलमी सतह पर मनाने का मकसद माजूर अफराद के साथ इजहार यकजहती और उन्हें किसी भी तरह के एहसास कमतरी का शिकार होने से बचाकर उनको जिंदगी के धारे में शामिल करना है। पूरी दुनिया में माजूर अफराद की कुल 13 इक़साम है, ताहम इन्हें समेटकर 4 इक़साम में तकसीम किया गया है। इनमें कुव्वत समात और गोयाई से महरूम अफराद दूसरे नंबर पर, नजर से माजूर अफराद तीसरे, जिस्मानी माजूर अफराद और चौथी किस्म में ज़हनी पसमानदा अफराद शामिल हैं। माहिरीन का कहना है कि दौर हाजिर में टेक्नोलॉजी की मदद से माजूर अफराद की जिंदगी में इनकलाब बर्पा किया जा सकता है। वेलकम बैक। ये दोस्तों आपने देखा, रिपोर्ट देखी और मुझे वो आखिर में वो जो कुछ अल्फाज थे वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अपील किए कि हिम्मत, लगन, हौसला और ख़ास तौर पे वो जो कुछ अल्फाज लिखे हुए थे कि माजूर हैं मजबूर नहीं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कुछ। आइए सलमा जी से बात करते हैं। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। ठीक ठाक है। स्कूल कैसा चल रहा है आपका? स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा जी। तो माशाल्लाह कितने बच्चे अभी इस वक्त आपके पास? मेरे पास 40 बच्चे हैं। अच्छा। और हम लोग का टारगेट है हम 50 बच्चों को ट्रीट करें या उनको रिहैबिलिटेट करें। तो कुछ बच्चों को हम होम विज़िट देते हैं, हमारा टीचर घरों पे जाता है और घरों पे भी जाके, क्योंकि जो बच्चे इतना अप्रोच नहीं है उनकी कि वो किसी इदारे में जा सके, तो वो भी किसी सहूलत से महरूम ना रहें। और यही गोल लेके हम उनके पास जाते हैं, उनको विज़िट करते हैं, उनकी फैमिली के साथ बैठते हैं। क्योंकि जब किसी फैमिली में कोई एक बच्चा माजूर होता है तो उनके जो फैमिली होती है वो भी उसी से मुतासिर है ना। बिल्कुल। क्योंकि उनको भी उन्हीं रवैयों का सामना करना पड़ता है जैसे एक स्पेशल पर्सन को करना पड़ता है। क्योंकि लोग कहते हैं पता नहीं इनकी क्या गुनाह है जो इनके घर में ऐसा बच्चा है, और लोगों की इस तरह की सोच जो है अभी तक वो उस पर ओवरकम नहीं किया जा सकता। मतलब आप ये देखें कि कितने अफसोस की बात है कि इस तरह की सोच का सामना करना कि भाई आपने कुछ ऐसा किया था तो ये अल्लाह मियां ने, अरे मतलब दुख होता है कि मतलब कहाँ से लोग होते हैं कि आपको बहुत आगे जाकर थोड़ी सी चीज़ को ठीक करना, आपको तो पता नहीं वो इतनी बेसिक जो है वो ठीक करने की ज़रूरत। मैंने अभी थोड़े दिन पहले कोर्ट पढ़ी, उस पर था कि एक कोई अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हो तो आप ये नहीं सोचो कि आप उसको अपने पैसे से अपने उससे हेल्प कर रहे हो, वो आपकी आखिरत का एक ज़रिया बना।
तो जब किसी घर में स्पेशल चाइल्ड है या स्पेशल पर्सन है तो वो भी अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए एक गिफ्ट है, एक इम्तिहान है। इम्तिहान है। अगर उसे आप पूरा कर लेते हैं तो अल्लाह की नज़र में कौन सा मकाम आपका हो वो तो खुदा जानता है। मगर हमें एक सोच है, जैसे इस दुनिया में रहते हुए अपने ईमान को सामने रखते हुए कि हम अच्छे काम करेंगे तो हमें उसका अच्छा अजर मिलेगा। तो मैं सोचती हूँ कि अगर हम स्पेशल बच्चे हैं हमारे पास, हमें कहीं भी नज़र आते हैं या हम हमारी फैमिलीज़ में हैं, तो हमें उन्हें इस तरह से देखना चाहिए कि वो भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है। और ज़रूरत है कि हम इस अपनी सोच को चेंज करें, हम उन्हें एक्सेप्ट करें कि हाँ ये बच्चे हैं हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हैं। ये कोई अलग मखलूक तो नहीं है ना, अल्लाह ताला ने दी है। सही बात है। और जो चीज़ अल्लाह ताला ने दी है वो हम कैसे कह सकते हैं ये कुछ किसी गुनाह का अजर है या कोई हमारी, क्योंकि हम तब तो डिनाई कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जो ऐसा काम किया है, दुनिया में ऐसा गिफ्ट भेजा है, तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो अभी भी ज़रूरत है कि हम इन्हें एक्सेप्ट करें, इन्हें हमारे प्यार की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, मुहज़्ज़ब मुआशरों की बात कर रहा था मैं, तो वहाँ पे लोगों के मिजाज, उनके रवैये कुछ मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट ऐसा नहीं होता है जहाँ पे डिसेबल पर्सन के लिए वो उनकी व्हील चेयर का वो रास्ता रैंप बनाया हो। हर जगह पे उन्होंने, अगर कहीं क्यू भी है, लाइन भी लगनी है, तो वहाँ भी माजूर अफराद के लिए, बुज़ुर्ग अफराद के लिए, हर एक के लिए अलग अलग उन्होंने वो रखा हुआ। उन प्रायोरिटी पे काम करते हैं, उनको प्रेफर करते हैं। हमारे यहाँ पे आरिफ साहब ये बताइए कि जिस तरह पूरी कौम को वैसे तो सेहत के, तालीम के और ट्रांसपोर्ट के और भी बेशुमार मसाइल का सामना है, तो जो हमारे जो माजूर अफराद, जो डिसेबल जो कम्युनिटी के जो लोग हैं, इनको तो ये चैलेंजेस और ज़्यादा बड़े लगते हैं ना। तो किस तरह वो फेस करते हैं? जो ट्रांसपोर्ट का मसला जो है, इस फ़र्ज़ करें आप अगर बस पे जा रहे हैं तो क्या आपको परेशानियाँ होती हैं? सर यही कि बहुत मुश्किल नज़र आता है चढ़ने में, उतरने में। तो फिर जब गाड़ी में रश होता है तो फिर चलती गाड़ी में भी चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है। चलती गाड़ी में भी चलना जी, क्योंकि वो रुकते बहुत कम है ना। जब रश होता है गाड़ी में तो वो बहुत गाड़ी तेज़ भगाते हैं, वो चलाते हैं वो लोग, ड्राइवर जो होता है। तो फिर चलती गाड़ी में भी बैठना पड़ता है और चलती गाड़ी में उतरना भी पड़ता है। बहुत मुश्किल पेश आती है हमें। आप तो स्पोर्ट्समैन हैं जी, आप तो गुजारा कर लेते होंगे। तो जो दूसरे हैं उनको तो ज़्यादा मुश्किल आती है। कई तो ऐसे मैंने कई लोगों को देखा, वो लोग उतरते चढ़ते हुए गिरते हुए मैंने देखा हुआ है। और देखिए एक स्पेशल पर्सन है, डिसेबिलिटी के साथ है, अगर वो गिर गया तो उसकी प्रॉब्लम कितनी बढ़ जाएगी। तो ये अगर हम थोड़ा सा अपना दिमाग खुला रखें, जैसे हमें एक तरबियत दी जाती है कि आपके साथ गाड़ी में कोई एजेड है तो आप उसे जगा दो, तो इसी तरह से क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जाता कि जो स्पेशल पर्सन है उन्हें भी हमारी एक स्पेशल केयर की ज़रूरत है। जी हाँ, जी हाँ। और ये स्पेशल केयर अगर दी जाती है, मैं ख़ुद अभी तक सफ़र करती हूँ क्योंकि मुझे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम लोग ईज़िली ट्रैवल कर सके। तो थोड़े दिन पहले मैं जा रही थी, बस का इंतज़ार कर रही थी, 3 गाड़ियाँ गई है ना और एक भी नहीं रुकी। और लोग अक्सर कहते हैं कि आप रिक्शे में चले जाए, गाड़ी में चले जाए, तो ज़रूरी नहीं है। हम भी उसी तरह से नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहते हैं या गुजार रहे हैं जो आम एक बंदा गुजार रहा है। और ये स्ट्रगल तो है, मगर ये है कि लोगों का सोच बदलने में अगर टाइम भी लगेगा तो ज़रूर बदले, क्योंकि सही। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बड़ा मसला, चलें ये तो आप लोगों की हिम्मत को सलाम है कि आप ऐसी जो कांटेदार सोचे हैं, आप उनका सामना करते हैं और मुकाबला करते हैं और फिर बड़ी हिम्मत और हौसले से खड़े हैं आप लोग। मगर देखें, बेरोज़गारी का मसला वो पूरे पाकिस्तान में है जी, और एक बड़ी तादाद में लोग बेरोज़गार हैं, बड़े लोग मुतासर हैं। आप लोग भी बेरोज़गारी का सामना करते हैं और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि वो ज़्यादा बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए भी। तो आप बताइए, जैसे आप कौमी क्रिकेट टीम में आप एज ओपनर बैट्समैन खेल रहे हैं, तो इसके बावजूद क्या वो सारे अखराजात वगैरह पूरे हो जाते हैं? ज़रा थोड़ा इस बारे में, सॉरी ये तो थोड़ा फाइनेंशियल पर्सनल है, मैं इस हवाले से पूछना चाहता हूँ, कुछ अगर आप चाहें तो बता सकते हैं। कोई बात नहीं, पूछें आप। अच्छा, तो कितनी सैलरी है आपकी? सर सैलरी तो अभी तक लगी नहीं है। हम काफ़ी देर से 11 साल से हम लोग इंटरनेशनल खेल रहे हैं, तो हुकूमत के आगे अपील है हमारी, तो जल्द
क्या सैलरी मतलब आप 11 साल से खेल रहे हैं? जी जी, आपको सैलरी नहीं लगी है अभी तक, कोई सैलरी नहीं लगी? कोई स्टम्प नहीं लगी, हुकूमत ने हमारे को कोई जॉब नहीं दी, ना स्टम्प लगी है। तो हम काफ़ी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि कोशिश में लगे हुए हैं। जो हमारा पीटीसी क्रिकेट बोर्ड है वो भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि ये जितने इंटरनेशनल प्लेयर अभी खेल रहे हैं ना इंटरनेशनल में, इनकी सैलरी लगनी चाहिए, और जो आने वाले भी पीछे हैं उनके लिए भी रास्ते जो ना दरवाजे खुलने चाहिए। सैलरी तो मतलब कैसे आपका गुजर बसर होता है? बस ऐसे ही है। जब हम लोग यहाँ कोई टूर्नामेंट होता है तो उसमें डेली मिल जाती हैं। एक हफ्ते का जैसे टूर्नामेंट होता है, बाहर का टूर होता है तो उसमें प्राइवेट मतलब कि 15 दिन का टूर है, 10 दिन, उसके 50-60 हज़ार रुपये मिल जाता है वहाँ के डेली के हिसाब से। ठीक है। तो उसी में हम गुजारा कर लेते हैं। तो जब हम लोग जाते हैं नेट करने जाते हैं, मैचेस के खेलने जाते हैं, तो वो हम अपने पॉकेट जेब से जाते हैं, किरायों में खर्च हो जाते होंगे 6 तो महीने बाद दोबारा मैं तो ज़्यादा रक्शे में जाता हूँ क्योंकि मेरे पास किट बैग होता है बड़ा। हाँ। तो मैं डरता हूँ मैं चढ़ने में उतरने में बस में, क्योंकि गिर नहीं जाऊँ, कोई दूसरे को किसी को प्रॉब्लम ना हो मेरे चढ़ने उतरने से, क्योंकि मेरे पास किट बैग होता है बड़ा। मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ रक्शे में जाने की, और मैं रक्शे में चले तो टाइम भी बच जाता है, टाइम इतना वेस्ट नहीं होता, तो टाइम भी बचाना होता है और जल्दी पहुँचना होता है, और मैं ईजी जाना चाहता हूँ। मेरी ना मुझे प्रॉब्लम हो, ना जो आगे बस में बैठे होते ना उनको प्रॉब्लम हो। बिल्कुल सही। मैं इस हवाले से ज़रूर बात करता हूँ। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आते हैं हम तो मज़ीद इस बारे में बात करते हैं। वैसे भी ये तो इमरान खान साहब जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो क्रिकेटर भी रहे हैं, स्पोर्ट्समैन भी हैं, तो वो इस हवाले से उन्हें लाजमी तवज्जो करनी चाहिए, उनका ध्यान जो है वो इस तरफ करना चाहिए। जो भी हुकूमती इदारों से मुंसलिक लोग अगर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सनस के हवाले से। हमारे साथ मिस सलमा बहादुर हैं और हमारे साथ हैं आरिफ रिचर्ड साहब। अच्छा सलमा साहिबा, अगर कानून साजी के हवाले से देखा जाए, पाकिस्तान के कानून के हवाले से, तो क्या वहाँ भी कुछ गुंजाइश नज़र आती है आपको कि जो ख़ुसूसी अफराद हैं उनके लिए कुछ ख़ास क़वानीन होनी चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे लिए अभी तक ये है कि अगर हमारे लोगों के लिए मतलब कम्युनिटी कह सकते हैं, हाँ। डिसेबल कम्युनिटी, कि इनके लिए अभी अगर हम छोटी सी बात ही नहीं सोचते कि इनकी आसानी पैदा की जाए, तो इनकी और चीज़ें, मेडिकल की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, हमारे पास ऐसे कोई ओहदे नहीं है कि हम उस पर जाके, एजुकेशन की भी तो बहुत कम है। एजुकेशन की बहुत कमी है। और मैं कहती हूँ कि अगर स्पेशल पर्सन एजुकेशन में पीछे रह जाता है तो उसमें भी उसकी वजह है ना, क्योंकि वो दूसरों के साथ उस तरह से नहीं चल सकता। तो कुछ ऐसे इदारे होने चाहिए, प्लान किए जाएं जिसमें इन लोगों के लिए कुछ स्पेशल ही किया जाए, ताकि इन्हें जो लोग नहीं पढ़ सकते। मैं अपनी लाइफ का थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं प्राइमरी में थी तो मैं चल नहीं सकती थी, तो मेरे लिए ये मुश्किल थी कि मुझे बहुत ही क्रेज़ था कि मुझे पढ़ना है आगे, मगर क्या है जी, कॉलेजेस दूर हैं, फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ऐसी कुछ सहूलतें हुकूमत की तरफ से होनी चाहिए कि ये बच्चे जो है ना, अगर प्राइवेट भी पढ़ रहे हैं तो इनके लिए कुछ आसानियाँ पैदा कीजिए। बहुत सारे व्हील चेयर्स यूज़र हैं जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी तक नहीं अप्रोच कर सकते, तो उनके लिए कुछ ऐसे तरीके ईजाद किए जाएँ कि वो घर पर भी बैठ के दूसरों के साथ चल सकें। बिल्कुल तो बल्कि मैदान में पीछे नहीं रहना चाहिए। अभी देखें बहुत सारे जो जिन्हें मौके मिलते हैं या अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं और बहुत सारी अच्छी फील्ड में, और जो लोग बिल्कुल उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है वो घर पे हैं। क्योंकि सही बल्कि देखें एक और बड़ी तकलीफ से बात है कि जो माजूर अफराद हैं जिन्हें व्हील चेयर चाहिए, इतनी बड़ी तादाद में लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो व्हील चेयर भी नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है, और उसकी कीमत कितनी होगी? 2, 3, 4 हज़ार, 5,000 बस 4-5 हज़ार रुपये। मतलब अपनी ज़िंदगी के कई साल वो व्हील चेयर के बगैर गुजार देते हैं और वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो ज़िम्मेदारी है, ये जो हुकूमत है उसकी भी है
कि वो अपने ये जो खसूसी अफराद हैं उनके लिए ख़ास तौर पे कोई वज़ाइफ या कोई इस तरह के क़वानीन, इस तरह की खसूसी सहूलियात इनको मुयस्सर की जाएँ। तो ये ज़िम्मेदारी है, ये हुकूमत के अलावा हम सारे लोगों की ज़िम्मेदारी, हम लोगों की ज़िम्मेदारी है कि वो हम पे रश्क करें, ना कि हमें देख के दुख हो उन सबको, है ना। एक हमारे साथ जो है वराना आसिफ हबीब साहब मौजूद हैं, जो कि इनिशिएटर ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन के प्रेसिडेंट भी हैं। स्ट्रीट चिल्ड्रन के हवाले से और इस तरह जो है वो वेलफेयर का काम करते हैं। ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बुरहान साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह ताला का शुक्र जी। आज इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सनस है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आज पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जा रहा है, जिसका मेन मकसद है कि जो भी डिसेबिलिटीज़ है उसके साथ इंक्लूसिवनेस को ऐड किया जाए, ताकि उन लोगों को भी माशरे की मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हुकूमत और समाजी इदारे और इंडिविजुअल अपना जो किरदार अदा कर सकते हैं उनको करना चाहिए। पाकिस्तान में सूबा सिंध देखें, एक ऐसा सूबा है कि इसमें एक अलग डिपार्टमेंट मौजूद है, लॉ आ चुका है। अब मसला सिर्फ उसके ऊपर अमल दरामद का है कि उसको अमल दरामद हम कैसे करते हैं कि हर शोबा जात ज़िंदगी में उनका जो कोटा है वो भी रखा जाए, उसके साथ साथ उनको जो है इंक्लूसिव प्रोटेक्शन भी दिया जाए, ताकि वो लोग भी अपनी ज़िंदगी को उस तरह गुजार सकें जिस तरह के दूसरे लोग गुजारते हैं। सही। तो सिर्फ बुरहान साहब मुझे ये बताइए कि जब कानून है और वैसे भी, तो क्या जो डिसेबल्ड कम्युनिटी है इनकी तरफ से नुमाइंदगी की ज़रूरत है, या इन्हें भी मतलब अपना हक जो है वो लेने के लिए कुछ छीनने की ज़रूरत है? किस तरह अपने राइट्स हासिल कर सकते हैं ये? देखें, अगर आप बड़ी लेवल की देखें तो इनकी पार्लियामेंट में कोई नुमाइंदगी होनी चाहिए, और कौमी असेंबली हो या सूबाई असेंबली हो या यूनियन काउंसिल की सतह पर हो। जब इनकी नुमाइंदगी होगी तो ये अपने हक के लिए अपनी आवाज़ जो है वो इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचा सकते हैं। और अगर हम देखें मुआशी तौर पर देखें तो ये वो तमाम लोग हैं जो दुनिया में अपना जो है हिस्सा जो है वो डालते हैं और पूरी वर्क फोर्स का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि दुनिया में आज कल इनको पीपल विद डिसेबिलिटीज़ कहा जाता है। उसका जो कन्वेंशन है पाकिस्तान ने 2010 में उसको रेटिफाई किया है, और उसके मुताबिक पाकिस्तान हुकूमत पर जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने तमाम कवानीन को उसके मुताबिक ढाले और हम आहंग करे, ताकि ये लोग जो हैं, इसमें सबसे बड़ा जो हमारे पास जो मुआशी प्रोग्राम है मौजूदा हुकूमत का ख़ास तौर पर, उसमें मैं समझता हूँ कि जो 50 लाख घर देने उसमें भी इनका हिस्सा होना चाहिए, और 1 करोड़ नौकरियों में एटलीस्ट 10% नौकरियाँ जो हैं वो माजूर अफराद को देनी चाहिए। इसके साथ साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, हेल्थ कार्ड है, 6 लाख लोगों को गवर्नमेंट देना चाह रही है, तो हेल्थ कार्ड इनका भी हिस्सा होना चाहिए। और हमें अपने तमाम जो बिल्डिंग्स हैं आर्किटेक्चर लेवल पर पाकिस्तान आर्किटेक्चर एसोसिएशन के साथ मिल बैठ के तब्दीली लानी पड़ेगी, ताकि वो तमाम बिल्डिंग जो है वो इनके लिए इंक्लूसिवनेस हो और वहाँ पर तक इनकी रसाई भी मुमकिन है, क्योंकि जब तक लोगों की मोबिलिटी नहीं होगी ये लोग तरक्की नहीं करेंगे। हज़ारों लोग एक बड़ा अच्छा मंसूबा था जिसकी इवैल्यूएशन रिपोर्ट मैंने लिखी कि 3700 माजूर अफराद को कर्जा दिया गया, तो उन्होंने ब्यूटी पार्लर्स खोले अपने, उन्होंने अपने म्यूज़िक्स की जो इदारे खोले, तो वो इस तरह के इकदाम सिविल सोसाइटी ने तो ज़रूर किए हैं, मैं समझता हूँ हुकूमत को भी करने चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया राना साहब। ये बिट टू द पॉइंट और बिल्कुल सही, जो जिस जगह ज़रूरत है इन्होंने वो बात की है, बिल्कुल सही। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारा जो प्रोग्राम का ये हिस्सा है, ये जो हुकूमती इदारे हैं या जो इक़्तिदार में जो पार्टी है उसके लोग, या कोई मतलब इस तरह के जो साहिब ताकत और साहिब इक़्तिदार है वो देख रहे होंगे, अगर किसी ने देखा है तो वो प्लीज़ इसके ऊपर अपनी ज़िम्मेदारी समझ के काम करें। और वैसे अगर एक लम्हे के लिए हम सब सोचें कि हमारे पास जो कुछ है, जो सेहत है हमारी या जो हमारी सलाहियतें हैं, इसमें हमारा क्या कमाल है? मतलब 1% भी कमाल है कि मेरी 2 आंखें हैं और मैं देख सकता हूँ, इसमें मेरा क्या कमाल है?
हाँ, मेरा कमाल ये ज़रूर है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इनको महफूज रखूँ, मगर आपको जो अल्लाह ताला ने दी हुई है उसका तो हम हक भी अदा नहीं कर सकते। हम यही उसका कोशिश कर दें कि एक ऐसे शख्स की जिसकी आंखें नहीं हैं, हम उसकी मदद कर दें कि अल्लाह ताला ने हमें ये आंखें दी। अगर हम दो पाँव पे, दो टांगों पे खड़े होके हम भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, तो इसमें हमारा क्या कमाल है। हमारी भी एक टांग माजूर हो सकती थी। तो अगर हम कभी किसी ऐसे अपने बहन भाई को देखें और उसकी मदद कर दें कि, और साथ ही अल्लाह ताला का शुक्र भी कर दें कि तूने मुझे एक सेहतमंद बनाया इस हवाले से, और मैं इसका हक अदा करने की कोशिश करता हूँ। एक दफ़ा नहीं होगा, वो सारी ज़िंदगी आप करते रहेंगे तब भी नहीं होगा। ये इतने अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है ना। क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस तरह से हम अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, उन्होंने वो हमें दुनिया में लेके आए, मगर वो तो हमें तख्लीक करने वाला, उसका हम हर जगह पे शुक्रिया अदा करें। क्योंकि अगर हम लोग इसमें कोई हमारा कमाल नहीं है कि हम नॉर्मल हैं, तो हमारा इसमें भी कोई कसूर नहीं है कि हम डिसेबल है ना। क्योंकि इसमें भी हमारी बहुत सारी एनवायरनमेंट है शामिल, जिससे कोई डिसेबिलिटी आ जाती है। अगर किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया, कोई डिसेबिलिटी के अंदर चला गया, तो समझे कि उसका भी कोई कसूर नहीं है। हाँ, तो यह है कि फिर हमें क्या है कि एज ए फैमिली होने के नाते कि कम्युनिटी फैमिली है अगर देखा जाए तो। देखिए इतना बड़ा रिश्ता है, हम सब का इतना बड़ा रिश्ता है जिसमें हम बंधे हुए हैं, वो इंसानियत का रिश्ता है। तो अगर ये रिश्ता ही नहीं है तो फिर हमें बस, मेरा ख्याल है ज़ाहरी तौर पे ही इंसान हो सकते हैं हम। बिल्कुल। वैसे तो वो इंसान वाला कोई जो है ना वो मामला नहीं होगा। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। रियाज साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, और आप लोगों को भी अल्लाह ताला इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, और लोगों के जो मसले मसाइल जो आप लेके आते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। आज एक बड़ा अच्छा जो है मसले को आप लोगों ने सामने किया है, और बड़ी खुशी की बात है कि कोई तो है जो इनके लिए आवाज़ उठाता है। क्योंकि माजूरी जो है वो एक अल्लाह ताला की तरफ से ठीक है, इंसान कोई भी माजूर किसी के घर में भी हो सकता है, कोई भी। तो हमें बेसिकली जो सही हैं इन लोगों को, इनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। अगर फर्स्टली कोई हमें घर में बस में है तो हमें अगर नहीं रोक रहे, तो मैं अगर उस गाड़ी में हूँ तो उस ड्राइवर को मुझे चाहिए कि मैं उसे कहूँ कि आप रोकें। और जब आप एक से दो लोग, दो से चार लोग बोलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो जरूर रोकेगा, और वो पीछे, और हम अपनी सीट से अगर उठ जाए और इनको वो सीट दे दे तो अल्लाह भी राजी होगा और अल्लाह का नबी भी राजी होगा। सेकेंडली ये है कि हम लोगों में जो है बेहिसी है, लेकिन अभी भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत सारे लोग हैं। जिस तरीके से अभी एक साहब ने कहा कि जी जो इतनी नौकरियां आ रही हैं, तो इसमें कोटा जो है इनका बहुत कम है। मेरी हुकूमत से अपील है कि वो 5% कोटे की जगह 15 से 20% कोटा कर दें। बिल्कुल सही, क्योंकि हर फील्ड में, क्योंकि और दूसरा ये कि इनको जो है वो इस किस्म के हर शहर में, अगर आप बड़े शहरों, बड़े छोटे गांव में नहीं बना सकते, तो करीबी बड़े बड़े सेंटर्स बनाएं, और जिसमें मुफ्त तालीम दी जाए, मुफ्त अपने कहते हैं हुनर सिखाया जाए। अब टेलर मास्टर हो गया, पेंटिंग हो गई, और बहुत सारे शोबे हैं जिसमें ये लोग आराम से इज्जत के साथ अपना रोजगार कमा सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे मॉडल कॉलोनी में एक स्कूल भी रखा है, लर्निंग हैंड्स के नाम से। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हमारे वो उसमें हेड हैं सुहेल बल्ला साहब, जो माजूर बच्चों को आए, जो फीस नहीं दे सकते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आके उसमें पढ़ें। और जो ऐसे भी बच्चों को जो बेचारे थोड़े से जिनके दिमाग वो अबनॉर्मल टाइप के होते हैं, उनको हम लोग खास तौर पे प्रायोरिटी देते हैं कि ये लोग आए, क्योंकि ये भी मुआशरे का हिस्सा है। अगर हम इनको ऐसी छोड़ देंगे तो वो या घर में फिर ऐसे ही होंगे कि बेचारे ना घर के रहेंगे ना बाहर के रहेंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि किसी शेल्टर होम में या किसी उसमें होंगे। तो इस बारे में भी कर मैं आप लोगों के प्रोग्राम के तवज्जुह से कि आप मॉडल कॉलोनी में हमसे
रियाज खान से रब्ता करें, सुहेल बल्लाज से रब्ता करें, जिनके बच्चे इस ठीक है। किस्म के वो हैं, वो हमारे स्कूल में आके अगर फीस नहीं दे सकते तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ें। बहुत ये शुक्रिया। आज के तो से हमारी तरफ से बहुत आज शुक्रिया, ये- बहुत शुक्रिया रियाज साहब। बस ऐसा ही जज्बा चाहिए बाकी सारे लोगों से भी। एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो आरिफ साहब से ज़रा बातें करते हैं मजीद। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और न्यूज़ कैफ़े के इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सनस के हवाले से। हमारे साथ आरिफ रिचर्ड हैं जो कि कौमी जो डिसेबल्ड क्रिकेट टीम है उसके ओपनर बैट्समैन हैं। इनसे अभी ज़रा क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं। हमारी दूसरी मेहमान जो कि मिस सलमा बहादुर हैं जो कि उम्मीदगाह रिहैबिलिटेशन वेलफेयर ट्रस्ट चला रही हैं पिछले 26 साल से, और बच्चों की एक बड़ी तादाद इनके स्कूल में वो तालीम हासिल कर रही है, तरबियत हासिल कर रही है कि ये ज़िंदगी के इस मैदान में, इस तूफ़ान में उन्होंने किस तरह जो है वो साबित कदम होकर लड़ना है। अच्छा आरिफ साहब, कब से क्रिकेट का शौक़ है ये बताएं। क्रिकेट का शौक़ तो मुझे बचपन से ही था। बचपन से था? जी, बचपन से खेलते आ रहे हैं हम क्रिकेट। तो फिर फेवरेट ये बैट्समैन कौन है? फेवरेट बैट्समैन कौन है? मेरा विमे रिचर्ड। अच्छा जी, क्या बात सर, विमे रिचर्ड। तो उनकी तरह बैटिंग करते हैं आप? अच्छा, जब मैंने उनकी 2-3 इनके बड़ी इनकी इनिंग Innings देखी देखी, थी हाँ। तो मेरे दिल में यही ख्वाहिश थी कि मैं यही बनूंगा। अच्छा जी। तो शुक्र है उस मालिक अल्लाह ताला का, अभी तक मैंने हेलमेट नहीं पहना। अच्छा, नहीं तो आपके उस वक्त भी जो टांग जो है वो उसमें मसला था उस वक्त भी? नहीं, बचपन में तो नहीं था ये। अच्छा, नहीं ये था, मुझे कब हुआ ये? तकरीबन 16-17 साल की एज में था जब हुआ था। मैं 8 बॉल का मैच खेल के आया था अच्छा, तो जल्दी में मैंने नहा लिया था। ओके। वो गरम गरम जब वो जिस्म होता है जी। पसीना उस वक्त, जी जी। तो उससे ये काम हुआ? जी। ओके। फिर 2 साल में बासी हॉस्पिटल में एडमिट आ। ये कहीं शुक्र है घर वालों का, अम्मी अबू का, उन्होंने बड़ी मेहनत की मेरे ऊपर। मैं फिर अपने पैरों पे फिर खड़ा हो गया। मैंने जब सोचा देखा कि डेंस बड़ी लीली बात ना। इमरान खान, ये है। उनको भी उनकी भी टांगे बैंड थी, तो उन्होंने इतनी मेहनत करके अपने पैरों पे खड़े हो गए, इतने बड़े प्लेयर बन सकते हैं, जी, तो जी, हम जी। क्यों नहीं बन सकते? Very हाँ good. बिल्कुल। हमने भी मेहनत करके, अपनी मेहनत करके, तो फिर किसी से कम नहीं, बड़ी कोशिश की मेहनत, हिम्मत भी नहीं आ रही, जज्बा भी अच्छा। बहुत अपना बड़ा है, और हिम्मत से हम, और फिर मुश्किलें भी देखी हैं, गरीबी में सब कुछ, मगर क्रिकेट नहीं छोड़ी हमने। यही सोचा था जब इमरान खान और डेंस लीली इतने बड़े प्लेयर बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते? वाह वाह Very वाह good. वाह वाह, क्या बात है आपकी, जिंदाबाद। तो मोटिवेशन हाँ ना, मोटिवेशन ये इन्हें मिली ना। तो जी। सच में ये तो वो लोग जो क्रिकेट से लगाव रखते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। जी। अच्छा, तो डिसेबल्ड जो क्रिकेट टीम है, ये भी मेरा ख्याल है कुछ कि इतना ज़्यादा स्कोप नहीं था, कोई लोगों का रुझान नहीं था। तो इस बारे में भी तो बताइए कि कैसे आपका ख्याल आया कि इस तरफ जो है वो अप्लाई ये करना चाहिए हमारे मुझे? सलीम भाई थे, सलीम करीम, अच्छा, वो हमारे पहले कैप्टन थे सिंध कराची की टीम के। उनका भी ये टांग का मसला है, प्रॉब्लम है। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने उनको इतना मतलब कि दिया हुआ है, उस अपनी जेब पॉकेट से ये टीम बनाई। वेरी तो फिर उसने प्राइवेट ऐसे लोग टूर होने करवाए, चाहिए। यहाँ सब कुछ अभी तक वो अपनी मतलब कि स्पॉन्सर कर रहे हैं अभी तक। तो ये सलीम करीम है जो अभी हमारे पीटीसी के अभी चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड के। तो वो अच्छा। पहले कैप्टन थे हमारे। तो अल्लाह ताला यही दुआएं बहुत ज़्यादा हमारी उनकी, हम उनके लिए उनको दुआएं दुआएं देते हैं हाँ। कि उन्हीं की बदौलत उन्होंने पौधा लगाया था जो आज इतना बड़ा दरख्त हो गया, और जो हमारे आने वाले पीछे बच्चे हैं उनके लिए शायद ज़्यादा और बेहतरी हो रास्ते जाए। आसानी। छिक्के मारते हैं जो क्यों नहीं। है? कोई यादगार सिक्सर बताएं जो आपने लंबा छक्का मारा बाहर। ये अभी ब्रांडो कप हुआ था हमारा, तो वहाँ एक सेमीफाइनल और फाइनल, मैंने सेमीफाइनल में 4 रन चाहिए 6 रन चाहिए थे, उसमें मैंने आखिरी बॉल पे 6 मारा
लास्ट बॉल पे 6 लास्ट बॉल पे, और फाइनल में 4 रन चाहिए थे, उसमें भी मैंने चौका मारा क्योंकि मेरी विकेटें गिर गई थी, 8-9 प्लेयर आउट हो गए थे। फिर मैं लास्ट बॉल तक जो ना मुझे विकेट भी सेव करनी थी और रन भी बनाने थे, और मैंने दोनों मैच ये जिताए। 92 वाली भी मैंने इनिंग बहुत खतरनाक खेली थी, अच्छा, इस्लामाबाद के खिलाफ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाईएस्ट स्कोर कितना किया आज? हाई स्कोर मेरा 111 रन है, पहली सेंचुरी मैंने पूरी पाकिस्तान स्पेशल पर्सन जितने भी हैं, डिसेबल सबसे पहले टीम की तरफ से पहली सेंचुरी मैंने मारी थी। अच्छा, वाह 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 वाह, क्या बात है भैया, आप तो खतरनाक खिलाड़ी हैं, आपके साथ नहीं खेलना चाहिए। अच्छा, कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है यूसुफ अंकल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्लाह खुश रखे, और आप लोगों की सबकी, आपके अब तक के जितने भी हिस्सेदार हैं उनकी तरफ की दुआएं हैं मुझे, और अल्लाह ताला मुझे सही सेहतमंद काम करता हुआ रख रहा है। माशाअल्लाह। डिसेबल्ड के बारे में थोड़ा सा एक बात कहना चाहता हूँ। जी जी जरूर। कि मैं पहले एक इंडस्ट्री चलाया करता था, तो एक कानून था कि 5 आदमी जो है डिसेबल्ड आप जरूर रखेंगे। ओके। तो मैं जब सर्वे किया तो आप यकीन करें कि मुझे 2% भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं मिली जिसमें 5 आदमी रखे हुए हों। तो ये जो हजरात बैठे हैं इनका भी फर्ज बनता है कि कुछ ये यूनियन बनाएं, और वहाँ जहाँ जहाँ ये कानून लागू होता है गवर्नमेंट का, उसमें तो अमल दरामद कराएं। दूसरा, आपके मीडिया पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपको ऐसी फुटेज वगैरह दिखानी चाहिए जो डिसेबल्ड लोग हैं और वो क्या क्या काम कर रहे हैं। आपकी तरफ से भी तो कुछ भी नहीं है ना इस सिलसिले में कोशिश, खाली एक प्रोग्राम करके आप बंद कर देंगे। प्लीज इसके लिए अहमियत दें, बहुत आपको इसका अल्लाह अजर देगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक मेरा ख्याल है यूसुफ अंकल, वो आपने बिल्कुल सही बात की है कि जहाँ जहाँ 5 अफराद या 5% का जो भी आप जिक्र कर रहे थे वो वैसा नहीं है, तो वो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। तो ये हुकूमत से अपील है। बाकी मीडिया की जहाँ तक बात है, मीडिया में मैं जिस कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ या इस प्रोग्राम से जुड़े हुए जितने लोग हैं, या ये जो चैनल है, हम अपनी तरफ से कोशिश कर लेते हैं कि जो हम कर सकें हम वो करते हैं। अभी एक और चैनल पे मैंने एक ड्रामा भी देखा है जिसमें एक जो उनकी जो मेन हीरोइन थी उनकी टांग जो है वो ख़राब दिखाई हुई थी कि उसे कुदरती तौर पे उन्हें थोड़ी सी एक टांग छोटी थी उनकी, तो वो ठीक से चलती नहीं थी, तो वो हीरोइन दिखाई हुई थी। तो अब मुझे देख के बड़ी खुशी भी हुई थी कि वो एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई है जो डिसेबल्ड है, और मगर वो उसकी हीरोइन है। जाहिर सी बात है, हर इंसान अपनी ज़िंदगी का हीरो है। अब सलमा जी हैं तो ये तो मेरी नज़र में तो ये अपनी लाइफ का हीरो हैं। ये मतलब इन्होंने जितना काम किया, दूसरों के जितने काम आई हैं, जितनी ज़िंदगियाँ इन्होंने बचाई हैं। जो आरिफ साहब हैं वो अपने घर में अपने लोगों के, अपनी कम्युनिटी के वो हीरो हैं। लोग इन जैसा बनना चाहते हैं, तो वो कहानी तो सिर्फ ऐसा ही, हर एक की कहानी होनी चाहिए ना। तो वो इस मीडिया को काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और मीडिया से ज़्यादा हमारा अपना रोल भी है, हमें भी बहुत काम करना है, वो हम उस हवाले से बात करेंगे। मैं प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं, कुछ मिनट हैं, तो मैं चाहूँगा कोई आप ख़ास पैगाम देना चाहें तो वो ज़रूर दोस्तों तक पहुँचाएं। मैं आज के दिन के हवाले से एक शेयर में अपनी मैसेज देना चाहूँगी। जितनी भी कम्युनिटी है जो स्पेशल पर्सन जिन्हें हम कहते हैं, और वाकई वो स्पेशल है क्योंकि वो खुदा की तरफ से कुछ कमी अगर पीछे है तो हम किसी से कम नहीं हैं। बिल्कुल। शेयर कुछ यूँ है, मतलब यही समझा जाए तो लाइफ पे बेस है। माजूर हैं तो गम क्यों करें हम, माजूर हैं तो गम क्यों करें हम, दिन रात आहें क्यों भरे हम। खुदा ने बनाया हमें हिम्मत का पेकर, 100 खूबियाँ दी हमको सिर्फ एक नुक्स देकर। तो हमारे अंदर कोई नुक्स नहीं है, हमें इससे प्रूव करना है। जैसे फ़हीम ने बताया कि सलमा भी एक मिसाल है। तो रियली मेरी लाइफ में अगर जितने लोगों के लिए मैं काम कर रही हूँ, और कुछ लोग भी ऐसे अगर कामयाब होते हैं कि जिस तरह से मैं आज अपने पैरों पे खड़ी हूँ, तो हमारी लाइफ का मकसद जो है, जो अल्लाह ताला ने मैं इस दुनिया पे भेजा, तो अचीव हो जाता है। तो इसी तरह से अगर हम सब जितने भी लोग हैं ऐसे जो अपने आप को किसी से कम समझते हैं, तो वो ज़रूर ऐसा कुछ सोचें, अपनी लाइफ का एम बनाएं
और अल्लाह ताला उसके साथ है और हमारी कम्युनिटी भी इन फ्यूचर हमारे साथ होगी, इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। जी आरिफ रिचर्ड साहब, अच्छा आप जो मैसेज देना चाहते हैं वो बताइए, और साथ मुझे एक सवाल और भी करना है कि जिन घरों में कोई एक फ़र्द या कोई एक ऐसा बच्चा जो है ना वो पैदा होता है जो डिसेबल्ड होता है, तो उनके लिए क्या पैगाम है वो भी आप प्लीज़ इसमें ऐड कीजिएगा। जी यही मेरा पैगाम है। अच्छा। मैसेज है, जो उनके घर वाले हैं, जो उसके बड़े उनकी फैमिली जो है वो कोशिश करें कि उनको, वो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत उस पर करे और उनको उस बच्चे को फोल्ड करे, और कोशिश यही करे कि वो किसी भी स्पोर्ट में, गेम में, यानी खेल से उन्हें ज़रूर जोड़ें। तवज्जो होना चाहिए। बिल्कुल सही। क्योंकि वो बच्चा जब स्पोर्ट में जाएगा तो वो फिर वो उसमें हिम्मत और जज्बा भी आएगा और बेहतर हो जाएगा। फिर वो जितनी भी वो उसमें वो कमी होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर हो जाती है। बिल्कुल स्पोर्ट में ऐसा, खेलने बिल्कुल से। ऐसा। खेल से आप फिट रहते हैं और बिल्कुल सही है। जो जिस्म सेहतमंद होता है उसी में जहन भी सेहतमंद होता है। जी, बिल्कुल, ये भी सच्ची एक बात है। चलें जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सलमा जी, और आरिफ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए ढेरों दुआएं हैं हमारी। आप बस इसी तरह कामयाब रहें और आप लोगों के साथ जितने लोग जुड़ें वो भी अपनी एक कामयाब ज़िंदगी गुजारें। और आप सब लोग जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं मेरे साथ, जो हमें रोज़ाना देखने वाले हैं, जो आज पहली दफ़ा देख रहे हैं, उन सब से भी दरख्वास्त है, बल्कि आए मेरे साथ वादा करें। आज एक छोटा सा वादा है, हम अपनी ज़िंदगी में किसी एक डिसेबल्ड पर्सन का साथ ज़रूर देंगे, किसी एक शख्स का, उसकी मदद ज़रूर करेंगे कि उसका फ़ायदा हो सके। तो वो आपकी वजह से, आपकी मदद या आपके साथ की वजह से अपनी ज़िंदगी में कोई खुशी देख सके। आइए ये वादा करते हैं आज, ठीक है? आज से हम ये वादा कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको लंबी ज़िंदगी दे और एक बामकसद ज़िंदगी दे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और मेहमान मौजूद होंगे, और उधर भी आज हम हीरोज़ के हवाले से बात करने वाले हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं। अच्छा, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे आसान काम क्या है? दुनिया का सबसे आसान काम है किसी को नुकसान पहुंचाना, और दुनिया का सबसे मुश्किल काम है किसी को फ़ायदा पहुंचाना। और इन सारे कामों से सबसे ही मुश्किल काम जो है वो ये है किसी की जान बचाना, किसी की ज़िंदगी बचाना। और जो ये काम करते हैं वो हीरोज़ होते हैं, और वही हमारे हीरोज़ होते हैं कि जो किसी की ज़िंदगी बचा सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि पानी ज़िंदगी, और हम पानी के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, किसी न किसी अपनी ज़रूरियात के हवाले से और अपनी सैर व तफरी के हवाले से भी पानी के साथ हमारा बड़ा गहरा रिश्ता है। पाकिस्तान भर में, पूरी दुनिया में भी ऐसा ही हिसाब है, मगर पाकिस्तान की हम बात करते हैं क्योंकि इस वक्त जो हमें जो बड़ी तादाद में लोग देख रहे हैं वो पाकिस्तान से देख रहे हैं। पाकिस्तान भर में जो पानी में डूब के जो लोग मर जाते हैं, जिनकी अमवात हो जाती हैं, उसकी एक बड़ी तादाद जो है वो समंदर में सैर के लिए जाने वाले लोग होते हैं जो वहाँ पे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ये मामला सिर्फ समंदर तक महदूद नहीं है, नहरों में हर साल बल्कि हर महीने लोगों की मौत होती है। बल्कि जिन इलाकों के बीच से नहरें गुज़रती हैं वहाँ पे ये बात मशहूर होती है कि ये नहर जो है ये हर साल या हर महीने एक बंदा या 4 बंदे लेती है। ये ऐसे एक जुमले में ऐसा मशहूर है कि वो उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे हर साल इतने लोग नहर में डूब जाने से मर जाते हैं। दरिया, जितने दरिया हैं, जिन इलाकों में दरिया गुज़रते हैं वहाँ पे लोग जाते हैं सैर व तफरी के लिए, नहाने के लिए, और वहाँ भी अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। अच्छा,
इसी तरह समंदर के हवाले से भी इस तरह की बहुत सारी ख़बरें हमें सुनने को मिलती हैं कि समंदर में इतने लोग डूब के वो मर गए हैं। अच्छा, वो कोई जानबूझ के डूबते नहीं है, छलांग नहीं मारते हैं ऐसी जगह पे कि जहाँ डूब जाएंगे, जिनमें ज़्यादातर जो होते हैं वो तैराक ही होते हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो हैं वो ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे उन्हें नहीं नहाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वहाँ पे वो जब जाते हैं तो वो समंदर जो है, क्योंकि इंसान को खुश्की के लिए बनाया गया, उसकी जो टेरिटरी है वो ज़मीन है, पानी नहीं है। और जब तक आपको इतनी ग्रिप नहीं है, इतनी कमांड नहीं है कि पानी में आप उस जगह पे जाएं, तो ये इस वजह से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो जान से हाथ धो बैठते हैं। एक और चीज़ मैंने जब स्टडी की तो मुझे पता चला कि ज़्यादातर लोगों की, कुछ लोगों की अमवात ऐसे भी होती हैं कि अगर कोई उनका कोई प्यारा या उनका कोई दोस्त अगर वो डूब रहा है तो इनको तैरना नहीं भी आता तो ये भी उसको बचाने के लिए छलांग लगा देते हैं और वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ऐसे हालात में कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ ऐसे इदारे भी मौजूद हैं जो कि जिनका काम सिर्फ़ और सिर्फ ख़ास इस मौके पे जो इंसान होते हैं जब मुश्किल में होते हैं तो उनकी मदद करने के लिए और उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए काम कर रहे होते हैं, जिनकी नज़रें हमेशा वो उन सैर व तफरी में जो बिज़ी जो लोग होते हैं, मसरूफ़ जो लोग होते हैं, उनके ऊपर होती हैं कि कहीं किसी वक्त किसी को परेशानी हो और हम फ़ौरन जाएं और जाके उसकी ज़िंदगी बचा सकें। मेरे साथ आज जो लोग मौजूद हैं, जो मेहमान मौजूद हैं, मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, इनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान लाइफ सेविंग फाउंडेशन से, जो अभी तक तकरीबन 5000 लोगों की जान बचा चुके हैं, यानी कि उन डूबते लोगों को दोबारा ज़िंदगी की तरफ वापस माइल कर चुके हैं। मैं सबसे पहले तारुफ़ करवाऊँगा, मेरे साथ मौजूद हैं इसी इदारे से जो उनके चीफ़ एडमिनिस्ट्रेटर हैं जनाब सैयद मोहम्मद एहसान साहब। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फ़हीम, थैंक यू वेरी मच। ठीक अल्लाह ठाक का हैं? शुक्र, बहुत ठीक ठाक माशाल्लाह। ग्रेट। हमारे दूसरे मेहमान जो कि लाइफ गार्ड कंसल्टेंट है, ये जो हम फिल्मों ड्रामों में देखते हैं ना कि एक समंदर पे लोग नहा रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो एक बड़े वाज़े से रंग की एक शर्ट पहन के उन कपड़ों में मलबूस से एक शख्स जो है वो ऐसे दूर से देख रहा होता है और जैसे ही कोई डूबने लगता है और वो गोली की तरह वहाँ पहुँचते हैं और जाके उसको बाहर ले आते हैं, तो वो लाइफ गार्ड्स होते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान भी मौजूद हैं जो ख़ुद भी लाइफ गार्ड हैं और लाइफ गार्ड कंसल्टेंट भी हैं, जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है जी। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप समंदर के इतने करीब रहते हैं और आपका रंग इतना साफ़ कैसे है? ये बेसिकली फ़हीम भाई ये सर्दियों की वजह से। अच्छा, सर्दियों की वजह से, क्योंकि इस वक्त इतनी ड्राउनिंग्स नहीं होती हैं, इतना जो ना समंदर रफ़ नहीं होता, तो हमें समंदर के अंदर जाने के बजाय हम लोग प्रिवेंटिव एक्शंस पे इस वक्त जो ना चला रहे होते हैं। ग्रेट। अच्छा, सैयद मोहम्मद एहसान साहब जी सर, आप ये बताइए कि ये इदारा कब से काम कर रहा है और ख़ास इस सब्जेक्ट पे काम करने का जो आइडिया था इस बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। ये इदारा पाकिस्तान लाइफ सेविंग फाउंडेशन हमने स्टार्ट किया 2004 में, 2004। फॉर्मेशन दिस पैल्स, इसके पीछे एक स्टोरी है छोटी सी, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। प्लीज़। इसके पीछे स्टोरी है कि हमारे इदारे के जो प्रेसिडेंट हैं वो बहुत ही रेगुलर बीच गोअर हैं। अच्छा। और बचपन से वो बीच जाते हैं, उनके पेरेंट्स लेके जाते थे, क्योंकि हमारे इस सोसाइटी में बहुत रेगुलर लोग कम होते हैं बीच गोअर, वंस अ ईयर लोग जाते हैं, बट जो रेगुलर होते हैं वो हर हफ्ते जा रहे होते हैं। तो वो उस तरह के बीच गोअर थे कि वो एवरी वीकेंड बीच पे जाते थे और बचपन से जा रहे हैं तो उनको स्विमिंग भी बहुत अच्छी आती थी। तो एक दिन वो अपने हट पे बैठे हुए थे और उनकी नज़र पड़ी कि उनके जो नेबर पे, जो हट पे दो दोस्त उनके आए हुए थे, वो समंदर में नहा रहे थे और वो जून जुलाई का कोई महीना था। जून जुलाई में बाय द वे स्टार्टिंग फ्रॉम मई, जून जुलाई अगस्त सितंबर के स्टार्टिंग तक पानी बहुत रफ़ होता है हमारे यहाँ एंड हाई टाइड बहुत होती हैं, हमारी जो वेव की हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा। तो उस समंदर में
इस किसी नॉन स्विमर का जाना और फिर नहाना वो एक बहुत ही डेंजरस बात है उसके लिए। तो वो थोड़ा बहुत स्विम जानते थे और वो पानी में नहा रहे थे, तो अचानक रज़ा समद की नज़र पड़ी कि भाई वो किसी मुश्किल में है और वो आ नहीं पा रहे हैं वापस, क्योंकि आप को अगर थोड़ा सा भी तैरना आता है तो आप थोड़ा डीप पानी में चले जाते हो। जिनको नहीं आता वो आपके नी डीप होते हैं, फिर वेस्ट डीप होते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं होते। लेकिन जिनको पानी में तैरना आता है वो थोड़ा आगे चले जाते हैं, क्योंकि उसमें मज़ा आता है। फिर आप फ्लाइंग लाइक अ बर्ड, तो आप वो उसमें आगे, तो उनको लगा कि वो मुश्किल में, और उन्होंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा नहीं यार बड़ी मुश्किल है, और वो दौड़े। हालांकि वो उनकी कोई प्रॉपर लाइफ गार्ड की ट्रेनिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी, बट वो दौड़े, उन्होंने उनकी जान बचाई। जी, वो दौड़े और दौड़ के उन्होंने उनकी जान बचाई और उससे उनको ख्याल आया कि बिल्कुल, उससे उनको ख्याल आया कि यार इस मुल्क में, इस शहर में, खासतौर पर इस कराची शहर में 40 किलोमीटर का समंदर है और यहाँ पे लाखों लोग पिकनिक पे आते हैं और हर वक्त लोग डूबते हैं। इधर 4 मर गए, उधर 5 मर गए, और वहाँ एक जो अभी आपने कहा था कि भाई नहर के अंदर मशहूर होता है कि भाई साल में एक तो मरेगा। तो आपको मैं बताऊं कि इन विलेजेस में, जो हमारी कोस्ट लाइन पे विलेजेस में मशहूर था कि 14 अगस्त आ रही है, 14 लोग तो मरेंगे, 14 अगस्त आ रही है, ईद आ रही है, 20 लोग तो मरेंगे। इस तरह लोग बहुत ही सही, मैं समझ गया इसका कॉन्सेप्ट जो था। एक वक्फे की तरफ हमें बढ़ना है, वक्फे से वापस आते हैं तो अपने मेहमानों से मज़ीद बातें करते हैं इसी हवाले से, और आज बहुत मालूमाती गुफ्तगू होने वाली है इनसे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, और न्यूज़ कैफ़े में आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं पाकिस्तान लाइफ सेविंग फाउंडेशन से, जो समंदर के किनारों पे जो सैर व तफरी के लिए आए हुए लोग हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हर वक्त मौजूद होते हैं। अपना आपसे बात करूँगा मैं, ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब। यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ नहाने के लिए या समंदर पे कोई जाने के लिए जब फैमिलीज़ जाती हैं तो कोई ख़ास वक्त है कि आप किसी वक्त में जा सकते हैं समंदर के अंदर, या फिर ये एरिया है ऐसे कि ये एरिया नहाने के लिए, जिस तरह बाहर के ममालिक में अक्सर है ऐसी जगहों पे कि आप इन दिनों में नहीं जाएंगे, इस एरिया में इतना एरिया है जिसमें आप लोग सारे जा सकते हैं, या आपने सिर्फ बीच पे रहना है, पानी में नहीं उतरना है? कुछ इस तरह के कोई मेजर्स वगैरह हैं यहाँ? जी बिल्कुल, मेजर्स हैं। इसके ऐसे हैं कि जो है ना, हम लोग बीच सेफ फ्लैग्स लगाते हैं, वो रेड एंड येलो कलर्स के होते हैं, उसको हम लोग हाईली मॉनिटर्ड करते हैं। वो जगह सेफ़ होता है और हम लोगों को हम चाहते हैं कि लोग उसके दरमियान आके, बिटवीन द फ्लैग्स जो है ना, आके स्विम करें। लेकिन हमारे पास जो है एक थोड़ा सा अलमिया ये है कि हमारे बीचेस पे हट्स बन चुके हैं, काफ़ी सारे हट्स बन चुके हैं, तो आप किसी के हट के सामने जाके उसको जो है ना एक सेफ जोन जो है ना डिक्लेयर नहीं कर सकते। वो बंदा नाराज़ हो जाएगा कि यार ये मैंने इतने पैसे खर्च कर लिया हुआ है, मुझे इसके सामने तुम नहाने नहीं दे रहे। तो ये जो है ना एक वो है। लेकिन काफ़ी सारी ऐसी जगहें हैं, हम लोग फ्लैग लगा लेते हैं, फिर भी एक फ्लैग लगा लेते हैं, और वहाँ पर जो है ना लोगों को चाहिए कि वो फ्लैग को जो है ना देखें कि यार एक फ्लैग है रेड एंड येलो की कलर की, तो उसके जो है ना अपना वहाँ उसके पास जाएं, वहाँ पर रेड एंड येलो में हमारे लाइफ गार्ड्स होते हैं, उनसे जाके जो है ना पूछें उनको कहाँ जो है ना स्विमिंग करनी चाहिए, तो बिल्कुल डिफाइन होते हैं इंटरनेशनली भी। इसमें मैं ऐड करूँ एक छोटी सी बात, इंटरनेशनली एक रूल है पूरी दुनिया में जहाँ पे समंदर हैं और लाइफ गार्ड्स हैं कि स्विम बिटवीन द फ्लैग। अब स्विम बिटवीन द फ्लैग का कॉन्सेप्ट ये है कि आपका एक बीच है 4 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का, उसमें सुबह लाइफ गार्ड वहाँ जाके उन्होंने एक सेफ जोन देख लिया जहाँ पे रिप करंट नहीं भर रहा, जहाँ डूबने का ख़तरा नहीं है। अब वहाँ पे अगर 10 लाइफ गार्ड की ड्यूटी है तो उन्होंने जाके वो सेफ जोन देख के वहाँ पे 2 झंडे गाड़ दिए, और ये जनरल पब्लिक अवेयरनेस के लिए हमारे यहाँ नहीं है, बट वहाँ पे लोगों को पता है कि मैं समंदर जाऊँगा तो इस बीच पे मैं आया हूँ तो वो लगे हुए फ्लैग। अब मुझे अगर पानी में जाना है तो मैं उस बिटवीन द फ्लैग जाऊँगा ताकि लाइफ गार्ड का फोकस उस हिस्से पे हो और ज़्यादा फोकस है। और जिन लोगों ने किनारे पे बैठना है वो पूरे समंदर में बैठे हैं, लेकिन जिन्होंने पानी में जाना है वो बिटवीन द फ्लैग आएंगे, बट वो यहाँ हमारे इस कल्चर में इम्प्लीमेंट हो नहीं पाता है। हमने ट्राई किया कई दफ़ा, बट वो यहाँ तो खिलाफ वर्जी करने को मतलब एंजॉय करते हैं। हम लोग बागी हैं सब। हाँ, सच में सब बागी हैं। अभी जो इंक्रोचमेंट के आप चल रहे हैं, आप देखें कि वो दूसरे ने पथारा आके लगा देते हैं सामने, तो वो हम बागी हैं बेसिकली सिस्टम से। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव हमें आना पड़ेगा, पॉजिटिव आना पड़ेगा। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ?
वालेकुम अस्सलाम जी, मंजूर इलाही कोट नजीबुल्लाह हरीपुर से न्यूज कैफे में। क्या बात है मंजूर इलाही साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सबसे पहले तो मैंने खड़े होके जनाब आली मैंने सलूट मारा है जनाब इनको। क्या बात है जी, आपका सलूट रिसीव हो गया है। ये जान के साथ साथ एक इंसानियत की भी खिदमत कर रहे हैं और इंसानियत को बचा भी रहे हैं, और इनके लिए मेरी बहुत सी नेक विशेज है। अल्लाह इनको और कामयाब करे। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि लोगों को इनके साथ तामुन भी करना चाहिए। दूसरी, जो आजकल हमारे माशरे में एक बुरा काम आ गया है, मैं बुरा ही कहूंगा, क्योंकि जब कोई बंदा कहीं तकलीफ में है, एक्सीडेंट में है, डूब रहा है, तो लोग खड़े होके वीडियो बना रहे होते हैं। ठीक है, और वीडियो बनाते बनाते ये नहीं करते कि उनको बचा दिया जाए। उनको बचाना चाहिए, ठीक है, वो अपने में लगे रहते हैं। आप मुझे बताएं कि मैं का काम कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मंजूर इलाही साहब, बहुत शुक्रिया। ये इन्होंने वाकई सही बात की कि वो बेहिसी इतनी बढ़ चुकी है कि एक साहब है, उनको मैं पढ़ रहा था, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि कहीं रास्ते में भी अगर कोई हादसा होता है तो इर्द गिर्द लोगों का एक हजूम होता है। वो बेसिकली जो एक दायरा है ना, वो बेहिसी का दायरा होता है कि वहाँ पे लोग फ़ोन नहीं कर रहे होते कि उसकी कोई मदद कर सकें, वो अपने फ़ोन का इस्तेमाल ये कर रहे होते हैं कि उसकी वीडियो बना रहे होते हैं या फेसबुक पे लाइव पहुँचे होते हैं या कहीं पे। तो ये बड़ी एक सोचने वाली बात है। हमारे इंसानियत के मेयार के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत हम नीचे आ चुके हैं उस हिसाब से, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो गुलाम साहब आप ये बताइए कि किस तरह जब लोग यहाँ पे आते हैं पिकनिक के लिए, तो आपने बता दिया कि इन एरियाज़ में, आपने भी सर बताया कि इन एरियाज़ में नहाना चाहिए, इधर जाना चाहिए पिकनिक के लिए जब भी आप आते हैं। ये बताइए कि जब इस तरह कोई हादसा होता है तो वो किन लोगों के साथ होता है और वो किस तरह लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो इसमें शामिल हो जाती है। पता चलता है जनाब कि इतने लोग मर गए, 6 दोस्त गए हुए थे, वो 5 दोस्त जो हैं वो डूब गए हैं, तो क्या वजह होती है, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए फ़हीम भाई, आप जैसे प्रोग्राम की स्टार्टिंग में आप कह रहे थे कि जो ना लोग चेन बन जाता है, हम लोग थोड़ा सा इमोशनली जो ना अटैच लोग हैं। एक हमारा माशरा है जो ना, एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी है। तो उसमें क्या हो जाता है, अच्छा हमारे पास एक बंदा, एक दोस्त डूब रहा होता है ना, तो उसके साथ जो 4 दोस्त आए हुए होते हैं वो चेन बना के एक के पीछे एक। जब बंदा ज़मीन पे खड़ा होता है ना, तो पाँव ज़मीन पे लगे हुए होते हैं, तो समझता है कि मैं जो है ना इसको बचा सकता हूँ और कुछ कर सकता हूँ, मतलब उसको निकाल सकता हूँ। लेकिन वो क्या करता है, जैसे पानी के अंदर चला जाता है, जैसे एहसन साहब फरमा रहे थे कि पाँव से जो ना जैसे ज़मीन निकल जाती है। जी, वो रेत ऐसे निकलती है ना, तो ऐसे ही लगता है। एग्जैक्टली, उनको चाहिए कि वो लोग जो ना हेल्प मांगे, लोगों से हेल्प मांगे, और जो ना बाकी जो ना लाइफ गार्ड को ढूंढे। कोई जो ना वहाँ पर हट हैं, हटों के चौकीदार्स हैं, वो सब हम उनके पास, सबके पास हमारे नंबर्स हैं। हमारी लाइफ गार्ड मतलब 100 मीटर पे, 150 मीटर पे जो ना वीकेंड्स पे मौजूद होते हैं। तो लाइफ गार्ड्स को देखें, इंस्टेड ऑफ गोइंग कि खुद जाके वहाँ पर रेस्क्यू करने के बजाय उनको चाहिए कि जो ना लाइफ गार्ड को वो करें और वो खुद ना जाएं पानी के अंदर। तो वहाँ पे फ़र्ज़ करें कोई ऐसा शख्स जिसे स्विमिंग आती ही नहीं है, ठीक है, अगर वो उसकी मदद करने जा रहा है तो उसको तो ये भी बेहतर है कि उस वक्त वो चीखे शोर मचाए कि किसी को स्विमिंग आती है, जो यहाँ पे है करीब में, जो किसी आए हुए, तो जिसको स्विमिंग आती है वो तो फौरन बगैर देर किए वो भागेगा समंदर में और जाके उसे बचाने की कोशिश करेगा। स्विमिंग नहीं आती है उसके लिए तो उसके लिए तो खुद अपनी जान का खतरा है अगर वो बचाने के लिए जाएगा। वो तो एक सब और पीछे हो जाएगा खुशकी। जैसे मैंने अभी स्विम बिटवीन द फ्लैग कोड किया था, इसी तरह इसकी भी एक कोड है, सेफ्टी मैसेज इंटरनेशनल रिकग्नाइज, कि नेवर स्विम अलोन, यानी कि आप उस जगह पे भी नहीं जाओ जहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। क्या अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाए तो आप किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकते। अब हम पसंद करते हैं, हमारी फैमिलीज, हमारी कल्चर पसंद करता है कि मैं किसी ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ कोई ना हो, खामोशी हो, मैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करूँ, चले। लेकिन उसके पीछे जो उसके लिए जो खतरात हैं उसको अंदाज़ा नहीं है कि आपके साथ अगर कोई वाक़या हो गया आप किसी को हेल्प के लिए भी नहीं बुला सकते। तो बेहतर ये है कि जहाँ पे 10 लोग और आए हैं वहाँ पे उनमें चांसेस हैं कि कोई ना कोई स्विम करना जानता होगा, कोई लाइफ गार्ड होगा, वो आपको बचा लेगा। तो ये लोगों को, और हमारे अनफॉर्चुनेटली आप अभी पूछे थे कि भाई किस किस्म के लोग डूबते हैं, हमारे यहाँ 18 to 24 लोग एज ग्रुप के लोग डूबते हैं। ओके, 18 to 24 वो उम्र नहीं होती मरने की, वो उम्र नहीं होती। बच्चा एंजॉय करने जाता है। मोस्टली वो लड़के जो मोटरसाइकिल पे बीचेस पे जाते हैं, जो घर पे नहीं बताते, ग्रुप्स की शक्ल में, मोस्टली डेथ उनकी होती है, क्योंकि एक तो वो आपकी बात सुनते नहीं है, लाइफ गार्ड की बात मानते नहीं है। तो 90% जो डेथ्स हैं ड्रॉनिंग की, वो 18 to 24 एज के लड़के डूबते हैं इसमें। बिल्कुल सही। अभी ज़रा हम बात करेंगे, एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो तैराकी के हवाले से बात करेंगे कि स्विमिंग जो है वो कितनी ज़रूरी है और किस तरह हम स्विमिंग सीख सकते हैं
और अगर हमें स्विमिंग नहीं आती तो फिर हम किस तरह इन पानी वाली जगहों पे जा सकते हैं। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान लाइफ सेविंग के हवाले से आज बात हो रही है और हमारे साथ मौजूद हैं मेहमानों में सैयद मोहम्मद एहसान साहब और ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब। अच्छा, स्विमिंग के हवाले से बात करें तो हमारे यहाँ सोसाइटी में ज़्यादा लोग स्विमिंग नहीं जानते। हाँ, ये बड़ा इसके बारे में मुझे जहाँ तक याद है, क्योंकि मेरा ताल्लुक पंजाब से रहा है, मेरा बचपन वहाँ से गुजरा है, तो हमारे दोस्तों में भी जितने लोगों को स्विमिंग आती थी दोस्तों में से, वो उनको आती थी जिनका ताल्लुक किसी गांव से था, किसी देहात से था, तो वो किसी तालाब में या किसी नहर में किसी दरिया के पास रहते हैं तो उनके स्विमिंग आती थी। उसके अलावा स्विमिंग पूल जाने वाले जो हमारे यहाँ लोग हैं वो बहुत कम हैं जिन्हें स्विमिंग पूल की सहूलत जो है ना वो मुयसर है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए जी, हमारा अलमिया ये है कि हमारी जो सोसाइटी है इसमें स्विमिंग का कल्चर है नहीं। नॉर्मली बाहर दुनिया में होता है कि स्कूल के अंदर पूल्स होते हैं और पूल्स में बच्चे स्विमिंग सीखते हैं और वो बचपन से डेवलप हो रहा है पानी से उनका लिंक। हमारे यहाँ लिंक कोई डेवलप होता नहीं है। हमारे यहाँ बहुत ही रेयर फिगर होगा जो जिन बच्चों को स्विमिंग आती है, वो भी पूल में, समंदर की पूल की जो स्विमिंग है वो उससे मुख्तलिफ है। तो आई मीन बहुत ज़रूरी है कि आप बीच एजुकेशन और इस तरह की चीज़ें आज से इस जनरेशन के स्कूल में डालें ताकि आपकी नेक्स्ट ये लॉन्ग टर्म काम है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी सोसाइटी का को वाटर फेमिलियर हो तो आप ये कल नहीं कर सकते। ये आज आप शुरू करोगे स्कूल लेवल पर, बिगनर लेवल पे, केजी क्लासेस से शुरू करोगे और फिर ये आप देखोगे कि 20 साल बाद 15 साल बाद उसके इफेक्ट आना शुरू होंगे कि आपकी सोसाइटी में लोगों को स्विमिंग आती है, मिलियंस में लोग होंगे जिनको आती होगी। हाँ बिल्कुल। और कम से कम ये ज़रूर होगा कि वो बच्चे जब बीच पे होंगे अपनी फैमिली के साथ तो वो चार ऐसे लोग जिनको स्विमिंग नहीं आती उनके लिए उनकी मदद भी कर सकेंगे। किसी अभी ये रेशो बहुत ही रेयर है ये कि भाई कोई नॉन स्विमर जो है वो पानी में जाके किसी की मदद करे। तो स्विमिंग हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बीच एजुकेशन स्कूल्स लेवल पे शुरू करें और स्कूल लेवल्स पे हम इसको स्टार्ट करें क्योंकि इनिशियल हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि हम लोगों को प्रोटेक्ट करें जो हम कर रहे हैं। हमारे बीचेस पे लाइफ गार्ड हों, हम उनको खड़ा करें, लोगों की ज़िंदगियाँ बचाएं। ओवर 5000 लाइव्स हमने बचाई हैं अब तक 2004 से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इस गोल पे हम पहुंच गए। अभी हम नेक्स्ट हमारा लेवल यही कि हम स्कूल लेवल पे जाएं और एक जनरेशन ऐसी तैयार करें जो कि वाटर फेमिलियर हो, उनको पता हो कि पानी के क्या खतरा है। बिल्कुल। ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब ये बताइए कि कितने अरसे में स्विमिंग सीखी जा सकती है? देखिए जी, मैं एक फ़िशरमैन हूँ। मैं फ़िशरमैन कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। तो उसमें मुझे याद भी नहीं कि मैंने कब स्विमिंग सीखी है। मतलब मुझे याद है कि मैं स्विमिंग कर रहा हूँ मतलब बिफोर 5 years मे बी। तो उससे पहले मेरे बच्चे भी ऐसे हैं कि जो है ना बिल्कुल छोटे छोटे और सारे स्विमिंग करते हैं। मैं खुद जो है ना हैरान रह जाता हूँ कि इतने छोटे छोटे से हैं और वो स्विम कर रहे हैं। देखिए स्विमिंग के लिए फ़हीम भाई एक बड़ा जो है ना सिंपल सा एक मैथ है, एक लॉजिक है कि इसमें जो है ना अगर आप किसी एक नॉन स्विमर को एक स्विमिंग पूल में डाल दें और उसको बोलें कि इतने गहरे पानी में एक सिक्का फेंक दे पानी के अंदर, बिल्कुल बॉटम पे जो ना जाएगा, और उसको बोले निकाल दें, वो कभी मर के भी नहीं निकाल सकता। जब बंदा नीचे जाके उस सिक्के को नहीं निकाल सकता तो वो डूबेगा कैसे? तो डूबते हम लोग ऐसे हैं कि ये हम लोग जो ना स्विमिंग का जो ना एक वो है कि आप एक तो हमारे जिस्म में फ़ैट है, हम जैसे कोई सालन या कोई चीज़ बनाते हैं देखेंगे वो जो ना ऑयल जो है उसका ऊपर आ जाता है। प्लस फिर हमारे लंग्स हैं, उनकी कैपेसिटी होती है मतलब जैसे मेरी है, हाँ एयर होती है, तो वो उसमें बर्नसी होती है तो वो फ्लोट कर जाता है। तो आपको इसके साथ खेलना है। आपके स्ट्रोक जो है ना, आपके हाथ पाँव, ये सिर्फ आपको आगे और पीछे ले जाने के लिए होते हैं, वो आपको फ्लोट करने के लिए नहीं हो जाते हैं। समंदर में कोई भी जाके सबसे आसान जो है ना स्विमिंग समंदर की स्विमिंग है, लेकिन उसमें रिप टाइड नहीं होनी चाहिए, रिप करंट्स नहीं होने चाहिए। जून जुलाई में नहीं, इस वक्त स्विमिंग पूल से भी आसान जो है ना समंदर की स्विमिंग है, क्योंकि पानी में वो आपको सपोर्ट करता है। सॉल्ट वाटर है, वो आपको सपोर्ट करता है, उसमें बर्नसी थोड़ी बेहतर होती है बंदे की। सबसे मुश्किल जो ना नहर की स्विमिंग है। मीठे पानी में स्विम करना थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल जो ना हम लोग खुद को हमें खुद को नहीं, वैसे कोई अगर ट्रेनिंग ली जाए पूल्स वगैरह में या वैसे कहीं, तो वो कोई 15-20 दिन की क्लासेस से जो है ना वो बेहतरी आ सकती है कोई? उनको वो देखें, यू हैव टू प्ले विद देयर माइंड एक्चुअली। वो तो बड़ा आसान होता है। उनको एक दिन के अंदर वो जैसे
पानी में चले जाएं और बिल्कुल सीधा लेटें, एंड ओवर योर सेल्फ टू द वाटर, और बिल्कुल एक लंबी सांस ले और आप लेट जाएं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप खौफ जो है वो मेरा ख्याल है ज्यादा आपको डर मारता है, डर मारता है। अच्छा। आप पैनिक कर जाते हो। पानी जैसे ही आपके पहला घूंट मुंह में आता है, जैसे आपने कहा कि भाई आपने जंप किए, 2 पानी के घूंट है, आपने बोला गया मैं, वो लंग्स भर जाते हैं। यही होता है, आप लंग्स अपने भरते हो, जिसमें आपकी हवा होती है, जिसमें बॉयंसी होती है, लंग्स ही पानी से खत्म हो गया। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। जी रियाज खान साहब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा। एक और आप जो है एक बहुत अहम मसला लेके आए हैं। मेरा ताल्लुक जो है वो उस घराने से है कि मेरे 2 भाई नेवी कमांडो से हैं और वो बेहतरीन स्विमर हैं, और माशाल्लाह जब सैलाब आया था तो नौशेरा से मेरे भाई ने हेल्प करना शुरू की थी, और सिंध तक वो आया और उसने काम किया, लोगों को माशाल्लाह डूबते हुओं को बचाया। अब मैं जो आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से आपसे बात करना चाह रहा हूँ, ये जो मेरे भाई आके बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला इन्हें लंबी जिंदगी दे, और ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। किसी ने अगर किसी एक शख्स की जान बचाई, समझ ले कि पूरे तमाम इंसानियत की जान बचाई, और बड़ा सवाब का काम है। अब मैं इनको ये बताना, इनसे ये लोगों को ये बताएं कि एक आदमी है, अब हर जगह तो लाइफ गार्ड मौजूद नहीं होता, ठीक है। जब एक आदमी डूबता है, अगर उससे कोई मेरा जैसा स्विमर जो थोड़ा बहुत जानता है, या फिर अपने कहते हैं वो जब पहुंचता है उसको निकालते हैं, वो बेहोशी की हालत में होता है, तो उसे क्या करना चाहिए, ये चीज़ को ज़रा ये मेंशन करें, क्योंकि अक्सर लोग कभी उसको उल्टा कर रहे हैं, कभी नीचे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जिसमें कुछ टाइमिंग ऐसी होती है। जिसमें अभी एक शख्स डूबा था, तो उसमें तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट मेहनत करने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि उसकी सांस बहाल हुई और वो जिंदगी की तरफ वापस आ गया। आया वो क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए? ठीक है रियाज साहब, हम समझ चुके हैं। आपकी जो लाइन है उसमें थोड़ा सा शोर भी आ रहा है। थैंक यू सो मच, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है जनाब। तो ये बाकी चैलेंजेस हैं आप बिल्कुल चैलेंज है। ये रियाज साहब ने जो बात की बिल्कुल दुरुस्त है कि पानी से निकाल के लिया, फिर करना क्या है। जब हम नहीं थे 2004 से पहले, इन्हीं विलेजेस के गुलाम मुस्तफ़ा और दूसरे विलेजेस जो हैं, ये लोग लोगों को बचाते थे उस वक्त भी। इस वक्त इनको सिर्फ टेक्निक्स नहीं पता थी। ये उसी तरह जाते थे, कॉलर से पकड़ते थे, खींच के ले आते थे। हमारे आने के बाद, पैल्स के आने के बाद, हमने इनको टेक्निक्स सिखाई, यही कि लोगों को क्योंकि ज़िंदा लाना है और ला के बाहर करना क्या है। नॉर्मली लाते थे और ला के ज़मीन पे ले आते थे, और फिर वो कोई ना कोई गाड़ी उसको उठा के ले जाती थी। इसका एक छोटा सा प्रोसीजर होता है कि आप ज़मीन पे लेके आते हो, जब आप पानी से निकाल के किसी ड्राउनिंग पेशेंट को, तो आप सबसे पहले चेक करते हो कि वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा। अगर वो सांस नहीं ले रहा, अब 2 सिचुएशन है, एक तो बेहोश होना, बेहोशी में इंसान सांस लेता है, ठीक है। एक बेहोश होना, और दूसरा है कि सांस भी नहीं आना। मोस्टली ड्राउनिंग केसेस में सांस भी बंद हो जाती है, क्योंकि आपके लंग्स में पानी भर जाता है, आपके मुंह में रेत चली जाती है, आपकी नाक में, आपका ये एयरवे सिस्टम जो है ये पूरा जैम हो जाता है। तो पहला काम ये है कि आपको पेशेंट को ऐसी पोजीशन में लिटाना कि उसका एयरवे इस तरह उठा हुआ हो, पूरा खुला हुआ हो, क्लियर हो, सीधा हो। उसको आपको हाथ से उसका एयरवे साफ़ करना होता है, मुंह से रेत निकालनी होती है, और सांस नहीं आ रही है तो CPR अप्लाई करना होता है। जो पूरी दुनिया में लोग कहते हैं कि अगर CPR इस सोसाइटी को, हमारी सोसाइटी को आता हो, तो ड्राउनिंग तो छोड़ें, अगर हार्ट अटैक के भी घर के अंदर जो होते हैं लोगों को, उसमें भी आप 90% लोगों को बचा सकते हैं और हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा। तो CPR तो कहते हैं हर इंसान को आना चाहिए। तो आप जब CPR अप्लाई करते हो तो दोबारा रिवाइव कर जाता है। तो आपको एयरवे क्लियर करना होता है, पानी निकालना होता है, और फिर उसको इस तरह लिटाना होता है सीधे हाथ के ऊपर कि उसका गर्दन इस तरह और सांस ले रहा हो। CPR अप्लाई करते हो तो उसको सांस आना शुरू हो जाती है, और जब वो सांस आना शुरू हो तो फिर आप उसको ट्रांसफ़र करते हो एम्बुलेंस की तरफ। बट इसके दौरान जो हेडल्स हैं, वो जो आपने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले मुझसे बात करते हुए, कि वो चारों तरफ लोग खड़े हो जाते हैं और वो मूवीज़ बना रहे होते हैं बजाय इसके कि आपको हेल्प करें, वो प्रॉब्लम है। वो क्योंकि आपको कोई काम ही नहीं करने देते कि आप किसी को CPR दें, कुछ करें। दूसरा, जिन लोगों की ड्राउनिंग्स होती हैं समंदरों पे, ये मैसेज पूरे पाकिस्तान में जा रहा है, वो जिनके ये होती हैं उनको ये समझना चाहिए कि अगर किसी लाइफ गार्ड ने कुछ समझाया है तो उसको माने, और अगर कोई ड्राउनिंग का वाक़या हो गया, वो ज़मीन पे लाएं और उसको CPR अप्लाई कर रहे हैं तो उसको करने दें। लोगों को पता नहीं है CPR का, लोग कहते हैं टाइम ज़ाया हो रहा है, हमें लेके भागना चाहिए। नहीं तो अगर अगर फीमेल को अगर आप बचाते होंगे तो अजाब खड़ा हो जाता होगा। बहुत बड़ा चैलेंज है ये, बहुत बड़ा चैलेंज है ये। अच्छा, मैं इस हवाले से बात करेंगे, माफ़ी चाहता हूँ, ज़रा चैनल के मामलात भी हैं, ब्रेक पे भी जाना होता है बार बार। तो जनाब, एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम वो कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, तो ये डूबते हुए लोगों को ये पाकिस्तान लाइफ सेविंग फाउंडेशन का सहारा है जनाब। जहाँ जहाँ इनके लाइफ गार्ड्स मौजूद होते हैं वहाँ जो डूबने के अमकानात जो हैं वो बहुत कम होते हैं और हमें बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान में इस हवाले से भी लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, बात कर रहे थे वक्फे से पहले CPR के हवाले से कि वो बेसिकली एक ऐसी टेक्निक होती है कि जब पानी में जब डूब रहा होता है कोई तो उसके फेफड़ों में पानी भर जाता है, उसके मुंह में रेत चली जाती है। अब उसे दोबारा उसे ज़िंदगी की तरफ लाने के लिए उसे ऑक्सीजन सांस उसका दोबारा आना चाहिए, उसे उसके फेफड़ों को दोबारा काम करना चाहिए। वो पानी जब निकलेगा तो तभी काम होगा। तो उसके लिए उसे लिटा के आपने पोजीशन बताई कि ऐसे होना चाहिए और उसको अब मुंह से प्रेशर दिया जाता है ताकि मुंह से एयर दी जाती है, हवा दी जाती है, चेस्ट पे आपको प्रेशर दिया जाता है ताकि वो जो पानी अंदर का बाहर आए दबाव से और वो ठीक। तो इसमें वो बता रहे थे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है अगर कोई खातून अगर डूब रही हो तो उस तरह के, अभी जैसे वक्फे में बात हो रही थी तो ऐसा CPR जो है वो नहीं देने दिया गया खातून को कि उसको आप ऐसे दबाएंगे उसके यहाँ सीने से और उसको माउथ टू माउथ आप उसको एयर देंगे तो वो उसी तरह लेके चले जाते हैं उसे गाड़ी में और वो रास्ते में इंतकाल कर जाते हैं। तो ये तो ज्यादती की बात है। खैर, सबसे इसमें एहतियात जो है सबसे बेहतर जो है वो यही है कि अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो फिर आपको इतना ज़्यादा बहादुर बनने की ज़रूरत नहीं है। वो उस जगह पे रहें जहाँ पे आपको लाइफ गार्ड वो आपको अगर वो गाइड कर रहे हैं कि आपने यहाँ पे स्विमिंग करनी है, और अगर आपको वो कोई ऐसा लाइफ गार्ड नहीं है, आप ऐसी जगह पे हैं, तो फिर आप बिल्कुल समंदर के उतने यहाँ पाउंड बोलें आप अपने घुटनों तक आप समंदर के बीच में रहें, आगे नहा घर जाके लीजिएगा, वहाँ इतना ज़्यादा शौक पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी सर, ये इदारा जो है आपका, कोई भी जब इदारा चल रहा होता है, कोई भी काम जब हो रहा होता है तो उसके पीछे एक अच्छी खासे फाइनेंस जो है वो चाहिए होते हैं, एक सपोर्ट चाहिए होती है, फाइनेंशियल सपोर्ट होती है जिसकी वजह से आप इतने लोगों के एक अमले को, एक टीम को लेकर चल रहे होते हैं। तो आप लोगों का जो सिस्टम है वो सारा वो कैसे चल रहा है? मैं ये सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे बहुत जो इस तरह इस टॉपिक के ऊपर, इस सब्जेक्ट के ऊपर काम करना चाहते होंगे और वो इन फाइनेंसेस की वजह से नहीं कर पा रहे होंगे, तो वो किस तरह वो लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं, मैं वो पूछना चाहता हूँ। देखिए जी, इस वक्त हमारे पास कमोबेश 100+ लाइफ गार्ड हैं। ओके, इनको हमें सपोर्ट करना होता है और जिस कम्युनिटी के साथ हम काम करते हैं, फिशरमैन कम्युनिटी, वो इस तरह की कम्युनिटी नहीं है कि आप उनसे वॉलंटियरली कराओगे, आपको उनको पे करना होता है। गरीब तबका है और इस इदारे का मकसद ही यही था कि आप एक तो लोगों की ज़िंदगी बचाओ और दूसरा उस कम्युनिटी को ऊपर लेके आओ जो कि फ़िशिंग के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। रोज़गार तो विन विन सिचुएशन है कि आप एक तीर से दो शिकार वाली बात है कि भाई आप तो अब उनको सैलरी तो पे करनी है। इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारा आइडिया ये था कि हम कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के पास जाएंगे और स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स बेचेंगे। पूरी दुनिया में होता है लाइफ गार्ड, पूरी दुनिया में लाइफ गार्ड स्पॉन्सरशिप पे चलते हैं। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस लाइफ गार्ड को सपोर्ट करती हैं, लाइफ गार्ड कॉज को, और उसके एवज उनको उनके यूनिफॉर्म के ऊपर लोगो लग जाता है, सेफ्टी मैसेजेस पे लोगो लग जाता है, वॉच टावर बनते हैं उन पे लोगोज लग जाता है, सिर्फ सेफ्टी मैसेज के साथ लोगो। तो ये ट्रेंड है पूरी दुनिया में चलाने का। हमने भी ट्राई किया और हम सक्सेसफुल भी इसमें 50-50 हुए कि कभी हमारे पास स्पॉन्सर्स होता है, कभी नहीं होता। इस तरह हम चलते हैं। फिर हम ट्रेनिंग्स कराते हैं, बीच सेफ्टी की ट्रेनिंग्स कंपनीज के अंदर। जी हाँ, बीच सेफ्टी, वाटर सेफ्टी की ट्रेनिंग्स कराते हैं, उसकी CPR की, तो उससे कुछ पैसे कमा लेते हैं कोशिश करके इस इदारे को चलाने के लिए। बट अभी 3 साल पहले हमने सोचा कि यार सबसे बड़ा स्ट्रेंथ हमारी जो है वो हमारी लाइफ गार्ड फोर्स है, जो पानी के सबसे बड़े हीरोज़ हैं। तो हम इनके साथ वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर ट्रिप्स करते हैं ताकि हम अपने पैरों पे थोड़े खड़े हो जाएं, क्योंकि हर वक्त आप कंपनीज के पास जाना, मार्केटिंग पिच करना, फिर उनसे स्पॉन्सरशिप लेना, ये खुद लंबा काम है। आज मैं एक कंपनी को खटखटाता हूँ तो 6 महीने बाद जाके मैच्योर होता है, बट मुझे तो डेली बेसिस पे लोगों को लगाना है, वहाँ पे लोगों को तनख्वाह देना है, इक्विपमेंट रन करने हैं, पेट्रोलिंग करवानी है, सब रोज़ के खर्चे हैं। तो इसके लिए फिर मैंने 3 साल पहले अपना इसी का एक डिवीज़न स्टार्ट किया, पैल्स आउटडोर्स के नाम से, जिसमें हमने आउटडोर एडवेंचर ट्रिप्स शुरू किए। अच्छा, जी हाँ, चरना आइलैंड का बहुत जिक्र होता है, कराची शहर में मशहूर है वो, जो एक्चुअली जो
कराची से बाहर से लोग आते हैं ना पहली दफ़ा कराची, तो वो भी कहते हैं हमने चरना आइलैंड जाना है, वो एक जजीरा है वहाँ, उसके इर्द गिर्द जो है वो आपको वो खुद ही बताइए जरा। जी बिल्कुल, चरना बल्कि जीएम एक्सपीरियंस करते हैं इसको। एक आम आदमी के लिए क्या अट्रैक्शन है वो बताएं चरना आइलैंड। बहुत ज़बरदस्त है, मतलब जो ना पाकिस्तान का जो ना थाईलैंड बड़ा साफ़ सुथरा पानी है, फिशेज़ हैं कलरफुल और बड़ा कोरल्स हैं वहाँ पर। बड़े पाकिस्तान में कोरल्स बड़े कम रह गए लेकिन वहाँ पर अभी तक कोरल्स एग्जिस्ट करते हैं और वहाँ पर आप जाके क्लिफ जंपिंग कर सकते हैं। और एक आइलैंड पे होना जो है ना इट्सेल्फ एक मतलब एक बात ही अलग है। हाँ। अपने मुल्क के अंदर और एक आइलैंड पे होना, और ये भी नहीं है कि आप जो है ना टिकट खरीद रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं, मालदीव जा रहे हैं, जो है ना कहीं नहीं जा रहे, आप एक जो है ना एक 3-3.5 हज़ार का जो है एक वो टिकट ले रहे हैं और एक बोट के अंदर बैठ रहे हैं जिसमें नाश्ता खाना पीना, वहाँ पे जाके आप जेट स्कीइंग कर रहे हैं, स्पीड बोटिंग कर रहे हैं, फिशिंग के शौक है तो भी है वहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल, स्कूबा डाइविंग भी है इसके अंदर, वो जिसमें वो आप समंदर की सिलेंडर पहन के पूरा जी जाते हैं और समंदर की दुनिया जो है ना वो देख रहे होते हैं, मछलियाँ, कुदरत, वाह क्या बात है जनाब, जबरदस्त। अच्छा तो ये है जनाब चरना आइलैंड का जो आउटडोर जो इनके टूर्स हैं उनमें से एक। अच्छा उसके अलावा बीच अब नॉर्मली लोग पिकनिक के लिए जाते हैं, अपनी फैमिली गैदर करते हैं और चले जाते हैं, और बहुत सारे काम उसके लिए करने होते हैं, खाना पीना ये वो। हम कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए प्रीमियम कॉर्पोरेट पिकनिक्स का भी इंतज़ाम करते हैं। ओके नाइस। जिसमें A to Z सारी चीज़ें हम लोग कर होते हैं, उसमें प्लस वाटर स्पोर्ट्स इन्वॉल्व होता है। जो लोग थाईलैंड जाके जेट स्की चलाते हैं, वैक ट्यूबिंग करते हैं, स्पीड बोट राइड करते हैं, स्नॉर्कलिंग करते हैं, वो सब हम उनके लिए यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं। तो बहुत सी कंपनियाँ हमारे साथ काम भी करती हैं, वो अपने इवेंट और एक्टिवेशंस हमारे साथ करती हैं। एंड फिर हमने इसमें टीम बिल्डिंग भी ऐड कर दिया। सिर्फ चरना आइलैंड जाना थोड़ा बोरिंग अगर हो गया, ठीक है, तो आप यहाँ से जो इनकम आती है वो उसके जरिए आप ये काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कोई आपके मतलब फैमिली कोई या कोई दोस्तों का एक ग्रुप या किसी कोई कंपनी के लोग वो ये टूर करना चाहते हों तो उसके लिए उन्हें कहाँ राब्ता करना होता है? उसके लिए राब्ते के लिए सबसे आसान हमारी वेबसाइट है www.pals.pk, www.outdoors.pk, OUTDOORS outdoors.pk। उस साइट पे जाके हमारे सारे नंबर्स हैं, हमारी सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, ऑनलाइन बुकिंग है, वो ऑनलाइन बुकिंग भी हो सकती है, फ़ोन नंबर फ़ोन करके बुकिंग भी हो सकती है, दोनों ज़रिए आप जिससे चाहें बुकिंग कर सकते हैं। और फ़ोन नंबर आप वर्बली भी बता सकते हैं? फ़ोन नंबर वर्बली भी बता सकते हैं, तो 0345 5555 689, 0345 5555 689 हमारा हॉटलाइन नंबर है, ठीक है, जिसके ऊपर आप फ़ोन करके बुकिंग करा सकते हैं। बिल्कुल। एंड पाकिस्तान लाइफ सेविंग पैल्स के लिए अगर किसी को हेल्प चाहिए, कोई लाइफ गार्ड चाहिए, कोई इवेंट में चाहिए, अगर सेफ्टी के लिए, क्योंकि हम लोग सेफ्टी को सबसे ज़ीरो रखते हैं, हम 5 लाख की पिकनिक करते हैं और 10 लाइफ गार्ड नहीं लेते कि पैसे खर्च हो जाएंगे, और रिस्क होता है बहुत बड़ा। तो उसके लिए हमारी साइट है pals.pk, PALS.pk, उस पे जाएं, वहाँ पे हमारे नंबर्स मौजूद हैं, उसके ऊपर आप कॉल करके किसी भी इवेंट के लिए लाइफ गार्ड्स भी हायर कर सकते हैं, लाइफ गार्ड को बुला भी सकते हैं, और अगर कोई वाटर स्पोर्ट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। अच्छा वो भी अवेलेबल है? जी हाँ, बिल्कुल सही होगा, ये बड़ा अच्छा हो गया। तो जनाब थैंक यू सो मच, आप दोस्तों की वजह से हमें आज बड़ी ज़बरदस्त सी मालूमात हासिल हुई हैं, और डेफिनेटली आइंदा जितने भी लोग जो समंदर की तरफ जाएंगे पिकनिक के लिए वो इन सारी एहतियातों को जहन में रखेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। दोस्तों हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ है, और एक प्रोग्राम के हवाले से एक पैगाम है जो आप दोस्तों तक पहुंचाना है। वो ताज़ा तरीन ख़बरें, अपने पसंदीदा टॉक शोज़ और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका पता है youtube.com/c/अब तक न्यूज़ चैनल। अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें और जानिए अब तक की हर खबर। अब तक बराह रास्त देखने के लिए हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, जो कि गूगल ऐप और ऐप स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े टीम को दे इजाज़त, आप सब दोस्तों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।